वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में 100वां सर्ग हम कर रहे हैं, जिसमें राम भरत को मिलने के बाद उनके हालचाल पूछने के नाम पर राजनीति और प्रशासन, क्या एक राज्य को चलाने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीजों का उपदेश कर रहे हैं। हमने 63 तक किया था, आज 64 से शुरू करेंगे। कच्चित्ते ब्राह्मणा शर्म सर्वशास्त्रार्थको विदः आशंसन्ते महप्राज्ञ पौरजानपदैः सह। मैं आशा करता हूं भरत, समस्त शास्त्रों के अर्थों को ठीक ठीक समझने वाले ज्ञानी विद्वान या ब्राह्मण लोग अपने देश के प्रजाओं के साथ तुम्हारा शर्म अर्थात सुख की कामना करते होंगे। नास्तिक्यमनृतं क्रोधम प्रमादम दीर्घसूत्रताम अदर्शनम ज्ञानवता मालस्यम पंचवृत्तिताम एकचिंतनमर्थान मनर्थज्ञैश्च मंत्रणम निश्चितानामनारंभम मंत्रस्य परिरक्षणम मंगलाद्य प्रयोगम च प्रत्युत्थानं च सर्वतः कच्चित्त्वं वर्जयस्येतान् राजदोषान् चतुर्दश। हे भरत, मैं आशा करता हूं तुम राजाओं के ये 14 दोष, ये जो 14 टाइप्स ऑफ फ्लॉज हैं, डिफेक्ट्स हैं राजाओं का, उनको तुम छोड़ चुके होंगे। क्या है राजाओं के 14 डिफेक्ट्स जो राजाओं में, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर में या राजा में नहीं होना चाहिए? नास्तिक्यम, आस्तिकता न होना। अनृतम, झूठ बोलना या झूठ की प्रैक्टिस करना। क्रोध, गुस्सा। प्रमाद, इनअटेंशन, चीजों को करते समय अटेंशन का अभाव, ये एक दोष माना जाता है। कोई भी काम करो अटेंटिवली करना। दीर्घ सूत्रता, किसी भी चीज को करने के लिए लंबा टाइम लेना, जिसको आप कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। अदर्शनम ज्ञानवताम, जो ज्ञानी विद्वान लोग हैं उनके साथ न मिलना जुलना। आलस्यम, आलस्यपन बनाए रखना। पंचवृत्तिताम, और इंद्रियों की जो 5 तरह की जो ज्ञानेंद्रियां है, उन ज्ञानेंद्रियों को ग्रेटिफाई करते रहना, अर्थात सांसारिक सुख में बहुत ज्यादा डूबे रहना। एक चिंतनम अर्थानाम, पॉलिटिक्स के बारे में या राज्य की अच्छा भला या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीजों के बारे में अकेला सोचना, ये भी किसी भी अच्छे राजा का लक्षण नहीं है। और अनर्थज्ञ मंत्रणम, ऐसे लोगों के साथ मंत्रणा, कंसल्टेशन करना जो उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। निश्चितानाम अनारंभम, जो काम निश्चित हो गया, डिसाइडेड हो गया, डिसीजन ले लिया गया कि ये काम होना है, उसको शुरू ना करना, ये भी अच्छे राजा का लक्षण नहीं है। मंत्रस्य अपरिरक्षणम, जो कंसल्टेशन हुआ है या जो डिसीजन ले लिया गया है उसको सीक्रेट रखना, ये राजा का एक बुरा एक दोष है। अगर वो इन चीजों को सीक्रेट नहीं रख पाता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिस्कशन हुआ है या जो पॉलिसी डिसीजन हुआ है, अगर वो उसको सीक्रेट नहीं रख पाता है तो ये एक राजा का खराब लक्षण है। मंगलादि अप्रयोगम च, और जो जो ऑस्पिशियस नोट हैं, जो मंगलकारक चीजें हैं, उनको न करना। प्रत्युत्थानम च सर्वतः, और अचानक चारों तरफ से लड़ाई शुरू कर देना, ये 14 तरह के दोष होते हैं किसी भी राजा को। हे भरत, मैं आशा करता हूं इनको तुम छोड़ चुके होंगे। ये तो ठीक है, आस्तिकता होना, झूठ ना बोलना, गुस्सा ना करना, यह ज्ञानी विद्वान लोगों से ना मिलना, इससे राजा की
इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बंद हो जाता है। इसी तरह अकेला सोचने से कि मैं ही जो सोचूं वो सही है, ऐसा नहीं होता है। हमेशा दूसरों के साथ कंसल्ट करते रहना चाहिए, जैसे कि नई नई आइडियाज आए, नए नए सोच आए, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आए, तभी काम बनता है। और ऐसे लोगों को काउंसलर नहीं रखना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ कंसल्ट नहीं करना चाहिए जिनको उस टॉपिक में प्रोफिशिएंसी ना हो, प्रॉपर ज्ञान ना हो। निश्चितानाम अनारंभम, पार्लियामेंट में बिल पास हो जाता है, सरकार कोई चीज डिसीजन ले लेता है, पर काम शुरू नहीं होता है। ये भी किसी भी सरकार या राजा के लिए अच्छा चीज नहीं है। और सीक्रेसी, ये किसी भी राजा या सरकार के लिए सीक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रत्युत्थानम च सर्वथा, जब आप चारों तरफ से अपने लड़ाई शुरू कर देते हैं, कितना भी देश कितना भी स्ट्रांग हो, कितने भी मिलिट्री पावर वाला हो, जब वो एक साथ अनेक राज्यों के साथ, अनेक देशों के साथ लड़ाई करता है, तो उसकी सारा पावर नष्ट हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही आपके पास कितना भी धन हो, अगर आप बहुत लोगों को फ्री में बांटने लग जाते हो, एक ना एक दिन खत्म हो जाता है। इसी तरह लड़ाई हमेशा वन से टाइम होनी चाहिए। अगर लड़ाई करनी है तो आपकी पॉलिसी ऐसी हो कि एक बार में एक ही राज्य के साथ या देश के साथ हो, बाकी या देश राज्य को आप किसी तरह थोड़ी देर के लिए शांत रखे। तो अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, सडनली आप सबके साथ लड़ाई करने लग जाते हैं, तो आपका कोई भी चीज ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो ये राजाओं के खराब लक्षण हैं। तो हे भरत, ये राजाओं के जो 14 तरह के दोष हैं, मैं आशा करता हूं आप इनको त्याग दिए होंगे। दश पंच चतुर्वर्गान सप्तवर्गम च तत्वतः अष्टवर्गम त्रिवर्गम च विद्या तिस्रश्च राघव इंद्रियाणाम जयम बुद्ध्या षड्गुण्यम दैवमानुषम कृत्यम विंशति वर्गम च तथा प्रकृति मंडलम यत्र दंड विधानम च द्वयोर्न संधि विग्रहौ कच्चिदेतान महाप्राज्ञ यथावत अनुमन्यसे। राजनीति का सारा जो ज्ञान है ये यही 68, 69, 70, 68, 69, 70 में छुपा हुआ है। ये कुछ नंबर हैं। ये क्या है? किसी भी राजा को, आजकल राजा नहीं तो आप गवर्नमेंट को कह सकते हैं, उसमें ये कुछ नंबर्स हैं। ये बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ये नंबर्स को ध्यान रखने की जरूरत है। तो चलेंगे एक एक करके। 10 तरह के जो राजाओं के बुराइयां हैं। 5 क्या है? 5 तरह के जो फोर्ट्रेसेस होते हैं, जो दुर्ग होते हैं। चतुर्वर्ग क्या है? 4 तरह के दूसरे देशों के साथ व्यवहार के तरीके होते हैं। सप्तवर्ग, किसी भी स्टेट का गवर्नमेंट के 7 पिलर्स होते हैं। अष्टवर्गम, 8 तरह के जो राजा के गुस्सा होता है, या 8 तरह के चीजें जो राज्य को बेनिफिट देता है। त्रिवर्ग, स्टेट का जो लक्ष्य, जो गोल है, वो त्रिवर्ग है। 3 तरह के गोल है, अचीव करना है। विद्या तीसरा, कोई भी गवर्नमेंट का हेड हो, 3 तरह का उसकी विद्या उसको होनी चाहिए। तो हम एक एक करके लेंगे। पहले लेंगे 10 तरह के इविल्स, या जो बुरे गुण है राजा में नहीं होना चाहिए। जनरली राजाओं में ही ये दोष दिखाई देता है और ये नहीं होना चाहिए। शिकार करना, हंटिंग, गैम्बलिंग, जुआ खेलना, स्लीपिंग इन द डे, दिन में सोना, स्लेंडर, एडिक्शन टू वुमेन, महिलाओं के बहुत ज्यादा महिलाओं के संग रहना, शराब पीना, नाचना गाना, ये इस तरह के खेलना कूदना, बिना मतलब का इधर उधर घूमना, ये 10 तरह के राजाओं के बद अभ्यास है। बद अभ्यास मतलब खराब आदतें हैं, राजाओं को छोड़ना चाहिए। आप देखेंगे जितने भी हारे हुए राजा होते थे या इस तरह के, उनमें कोई ना कोई ऐसा गुण होता था। युधिष्ठिर की लाइफ में प्रॉब्लम क्या था? जुआ खेलता था, गैम्बलिंग।
जिसके कारण बर्बाद हुआ। कोई वुमेनाइजर है, राजा बन गया तो बहुत ज्यादा महिलाओं के साथ संबंध बनाता है। कोई शराब की आदी बन गया, तो ये सब चीजें किसी भी राजा, क्या आम आदमी के लिए भी प्रॉब्लम है। इफ यू लीड समथिंग, तो आपको ये 10 आपके दोष होते हैं। तो 5 तरह के दुर्ग होते हैं। दुर्ग समझते हैं, फोर्ट, किला। और वो 5 तरह के किला बनाया जाता था। पहला है जलदुर्ग। जलदुर्ग कहते हैं किला, फोर्ट। जो फोर्ट या दुर्ग पानी के बीच में बनाया जाता है, और वो 2 तरह के होते हैं। अंतर्द्वीप दुर्ग, मतलब आइलैंड फोर्ट्रेस, जो नेचुरली समुंदर या नदी के बीच में कोई आइलैंड है, उसको फोर्ट बना करके उसको डेवलप किया जाता है फोर्ट के रूप में। वो अंतर्द्वीप दुर्ग कहा जाता है। दूसरे तरह का जो जल दुर्ग है, वाटर फोर्ट है। नॉर्मली एक दुर्ग बनाया जाता है, एक फोर्ट बनाया जाता है कहीं भी, और उसके चारों तरफ आर्टिफिशियल एक कैनल बनाया जाता है, मोट बनाया जाता है। कोई बड़े से नदी के साथ उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि उसमें 24 घंटा पानी रहे। आप में से बहुत सारा जो दिल्ली गए होंगे, लाल किला देखा होगा, तो आप देखेंगे लाल किला के चारों तरफ एक बड़ी गहरी मोटी सी खाई है, वो आर्टिफिशियल पानी। तो उसमें क्या होता था, एक तो पानी बहुत गहरा क्या कर दिया जाता है, और उसमें मगरमच्छ और जितने भी विषैले सांप मगरमच्छ वगैरह छोड़ दिए जाते थे। तो शत्रु जब आए तो वो सीधे किले की जो वाल है, जो दीवार है, उसको सीधा ना चढ़ पाए, और बीच में ये जो पानी का नहर होता है वो उसको प्रोटेक्ट करे। तो कहीं किला के चारों तरफ पूरे लेक बना दिया जाता है। वो आर्टिफिशियल जलदुर्ग है, जहां चारों तरफ पानी की खाई बनाई जाती है। और जो नेचुरल है वो तो ठीक है, नेचुरल जो आइलैंड है आपने उसमें अपना दुर्ग बनाया, तो ये जल दुर्ग। दूसरा तरह का दुर्ग होता है मरुदुर्ग, या धनवान कहा जाता है। मरुदुर्ग, मरु मतलब डेजर्ट, जो सैंड, जो रेगिस्तान में, जो रेगिस्तानी दुर्ग जिसको कहते हैं। नॉर्मली ये जो बैरन लैंड, जहां कोई उगता नहीं कुछ हो, या जो रेत है, ये रेतों में जो दुर्ग बनाया जाता है, रेत या बैरन लैंड में, उसको मरुदुर्ग कहते हैं। तीसरे टाइप का दुर्ग है गिरिदुर्ग। ऐसे दुर्ग किला जो माउंटेन पर बनाए जाते हैं, हिल फोर्ट। हाँ, और वो भी 3 तरह के होते हैं। एक है प्रांतर दुर्ग, जो कि माउंटेन या पहाड़ के ऊपर जो फ्लैट है, जो समतल, कोई ऐसा पहाड़ जो ऊपर जिसकी समतल हो, उसके ऊपर इसको बनाया जाता है। जैसे कि चित्तौड़, ग्वालियर और रणथंबोर में इस तरह के किला आपको देखने को मिलता है। दूसरा है गिरिपार्श्व दुर्ग, जो माउंटेन के पे का है, वहां बनाया जाता है, जिसके चारों तरफ पहाड़ घिरा हुआ हो। और थर्ड टाइप ऑफ जो गिरि दुर्ग है, जो तीसरे तरह का दुर्ग है, इसको कहते हैं गुहा दुर्ग। पहाड़ों में गुफाएं, या तो नेचुरली जो गुफाएं हैं, या गुफा बना के बनाया जाता है। ये जनरली पहाड़ की वैली में, उपत्यका में होता है। चौथे तरह के दुर्ग वन दुर्ग। वन कहते हैं फॉरेस्ट। तो जो जंगली किला है, जंगली किला क्या होता है, ऐसा किला जिसके चारों तरफ डेंस फॉरेस्ट हो, घना जंगल हो, कम से कम 4 कोस, 14.6 स्क्वायर किलोमीटर का डिस्टेंस में वो जंगल हो। मतलब जहां किला हो उसके चारों तरफ 4 कोस तक जंगली जंगल हो। मतलब कोई शत्रु अगर आए तो वो डेंस फॉरेस्ट में को क्रश करके, घने जंगल को पार करके वहां तक पहुंचने में मुश्किल हो। और आता भी है तो जंगल में आपके सैनिक गुरिल्ला युद्ध के लिए करते हैं, तो आपको किला तक आने नहीं देते हैं। उसको कहते हैं वन दुर्ग। ये 2 तरह के होते हैं। एक खंजन दुर्ग, जो नॉर्मली जो बहुत कंटीले जंगलों के बीच में होता है। दूसरा स्तंभ दुर्ग,
जिस किले के चारों तरफ खंबा जैसा, पोल जैसे बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, और जहां पानी की सोर्स बहुत कम हो, ऐसे किला को स्तंभ दुर्ग कहते हैं। और पांचवा दुर्ग जो है वो मही दुर्ग। मही दुर्ग मतलब जो जमीन पर जो दुर्ग होते हैं, और वो तीन तरह का है। मृत दुर्ग, जो चारों तरफ मिट्टी का किला बना करके बनाया जाता है। परिघा दुर्ग, जिसके चारों तरफ ईंट पत्थरों से दीवार बना के बनाया जाता है, और ये ऊंचाई इसकी बहुत होती है। अगला है पंक दुर्ग। पंक मतलब जहां कीचड़ से भरा हुआ हो, ऐसा किला जिसके चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो, दलदली जमीन हो या दलदली बना दिया गया हो, जिसमें भी जिससे कि शत्रु को रोकना आसान हो, शत्रु आसानी से न आ पाए। ये पांच तरह के दुर्ग राम कहते हैं। हे भरत, मुझे आशा है तुम ये पांच तरह के किलों के बारे में ठीक ठीक जानता होगा और उनको बनाता भी होगा। इसी तरह 10 तरह के दोष, 5 तरह के किले, और 4 क्या है, 4 तरह के राज करने के तरीके, उपाय। किसी भी राज्य को चलाने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए जो 4 उपाय होते हैं, और हम नॉर्मल बातचीत में भी इसको बहुत यूज करते हैं, साम दाम दंड भेद। और ये राज्य नहीं, हम डे टू डे अपने लाइफ में भी बहुत लोग यूज करते हैं। राज्य चलाने के लिए शत्रुओं को या मित्रों को, किसी को भी हो, मैनेज करने के लिए, गवर्नेंस करने के लिए जो अप्रोच अपनाया जाता है वो 4 तरह के अप्रोच होते हैं। साम, बड़े शांति से प्यार से समझाते हैं। हम बच्चों से भी इसी तरह का डील करते हैं। पहले कभी शांति से समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, पुचकारा कर समझाते हैं। सेकेंड टाइप का क्या होता है, दान। कुछ ललचाते हैं, कुछ देते हैं गिफ्ट के रूप में। राज्य में भी वही है, शत्रु को पहले प्यार से समझाओ, प्यार से बात करो, मान जाए ठीक है, नहीं तो कुछ उसको खुश करने के लिए कुछ गिफ्ट दो या कुछ दो। सामदान। दंड, नहीं तो फिर दंड का पनिशमेंट दो, या लड़ाई करो, या उसको डर दिखाओ। अगर गवर्नेंस की बात है तो फिर उनको डर दिखाओ, पनिश करो। अगर शत्रु देश है तो अटैक करने का डर दिखाओ, तो दंड। और लास्ट है भेद। अगर ये नहीं चले तो फिर उसके आपस में ही उनके अंदर कन्फ्लिक्ट, भेद पैदा करो ना, फूट पैदा करो। कहते हैं ना, फूट करो, फूट डालो, राज करो। तो साम दान दंड भेद, ये 4 यूनिवर्सल, आज ये तो खैर भारतीय अर्थशास्त्र के तरीका है, पर ये सारे दुनिया में पॉपुलर है कि दुनिया में किसी से भी गवर्न करना, रूल करने के लिए देयर आर 4 वेज। प्यार से, दे ले करके, डरा करके, या फूट डाल करके। कभी कभी इनमें से एक तरीके से काम चल जाता है, कभी कभी 2 तरीके से चल जाता है, कभी कभी तीनों से चल जाता है, कभी कभी हमें चारों के चारों अप्लाई करना पड़ता है। सप्तवर्ग, किसी भी स्टेट का, किसी भी शासन तंत्र का, गवर्नमेंट के 7 पिलर्स होते हैं, 7 खंबे होते हैं। वो सातों को मिलाकर ही एक गवर्नमेंट बनता है, या एक शासन स्टेट बनता है, राजा नहीं। कौन है, सोवरेन। एक तो वो राज्य होगा जिसकी अपना एक बाउंड्री है, और उसका एक राजा होगा, ये फर्स्ट। सेकेंड है उसकी जो मिनिस्टर्स हैं, आप आजकल के हिसाब से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरी वहां की जो प्रजा है, सिटीजन है। चौथे उनके जो किले हैं। पांचवा जो ट्रेजरी है, कोष, आपके पास कितना अर्थ है। मिलिट्री आपकी सेना, और फ्रेंड आपकी मित्र देश। ध्यान रखिए, राजा, मंत्री, प्रजा, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र, ये 7 चीजों को मिला करके एक देश ने एक स्टेट बनता है।
और ये सातों को प्रोटेक्ट करना हर एडमिनिस्ट्रेटर या लीडर का काम है। उसको राजा को कुछ ना हो, उसके मिनिस्टरों को कुछ ना हो, उसकी ट्रेजरी में एनफ पैसा हो। आज भी देखिए, अभी तो पिछले महीने हमारे साउथ एशिया में दो दो देश बैंकरप्ट हो गए। श्रीलंका रातों रात बैंकरप्ट हो गया। एक पाकिस्तान में भी हालत वही है। और उससे होता क्या है, जब कोई देश बैंकरप्ट, उसकी ट्रेजरी खाली हो जाती है, तो प्रजाओं में विद्रोह होता है, रिवोल्ट होता है, और शत्रु को आसान होता है आपको कमजोर बनाने के लिए। इसी तरह मिलिट्री, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए यूक्रेन। उसके पास रशिया और यूक्रेन के जितने भी एटम बम्स थे, उसके 70% यूक्रेन के पास था। और उसने एक एग्रीमेंट के द्वारा रशिया को सारे के सारे एटम बम वापस कर दिया। और उसकी आर्मी भी बड़ी छोटी रखी, ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, जिसका रिजल्ट आज आप देख रहे हैं। तो आपकी आर्मी भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी ट्रेजरी भी भरा होना चाहिए, आपके मिनिस्टर भी सही हो, राजा भी अच्छा अच्छा हो, और आपकी प्रजाओं भी रिवोल्ट करने वाले ना हो। प्रजाओं को खुश रखना भी जरूरी है। मित्र देश, ये बहुत जरूरी है। हर परिस्थिति में आपके मित्र, जैसे हमारे आपके मित्र होते हैं, इसी तरह हर स्टेट का, कोई भी स्टेट तब तक सरवाइव नहीं करेगा जब तक उसका कोई मित्र देश ना हो। जब आपके साथ कुछ बुरा घटता है, कुछ ऐसे देश होना चाहिए जो आपको फाइनेंशियली हेल्प चाहिए तो हेल्प करे, मिलिट्री हेल्प चाहिए तो मिलिट्री हेल्प करे, यूएन में आपका सपोर्ट लेना है तो आपका सपोर्ट करे। स्टेट पॉलिटिक्स में मोरालिटी काम नहीं करता, ये आइडियलिज्म काम नहीं करता। अपना देश को सुरक्षित रखना पहला काम होता है। जैसे भारत ने यूएन में रशिया के खिलाफ वोट नहीं दिया, अल्दो वो उनका मानना है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, पर वो अगेंस्ट नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? अगर अगेंस्ट जाएंगे यू लूज ए मित्र देश, और मित्र देश ना हो कोई भी देश सरवाइव नहीं करता। यू ऑलवेज नीड सम मित्र देश। मित्र हमारे आपके लाइफ में भी होता है, दोस्त ना हो तो हमारे लाइफ कैसे खराब हो जाता है, जब खास करके संकट में हो। तो स्टेट्स के लिए भी मित्र एक पिलर होता है, खंबा होता है। राजा का जितना महत्व है, मंत्री का जितना महत्व है, आर्मी का जितना महत्व है, ट्रेजरी का जितना महत्व है, प्रजाओं का जितना महत्व है, उतना ही महत्व है आपकी फ्रेंडली कंट्रीज का। तो ये 7 किसी भी देश के अंग होते हैं। अगला है 8। ये 8 तत्व क्या है, इस पर हमारे राजनीति शास्त्रों में, मैं जो राजनीति शास्त्र कहता हूं आजकल के शास्त्र नहीं, जो हमारे पुराने प्राचीन जो वैदिक राजनीति शास्त्रों में 2 तरह का से इंटरप्रिटेशन होता है। तो एक अष्टवर्ग को कहते हैं, 8 तरह के राजाओं का जो गुस्सा है, जब गुस्सा मैनिफेस्ट होता है, वो 8 तरह के मैनिफेस्ट होता है। राजा को ये कंट्रोल करने की जरूरत है। क्या है 8 तरह के गुस्सा? बैक बाइटिंग, पीछे चुगली करना, एडवेंचरियसनेस, साहस, रिवोल्ट, विद्रोह करना, जेलेसी, ईर्ष्या ना, बीइंग सिनिकल, प्रॉपर्टी को नष्ट करना, कड़वी भाषा बोलना, और बहुत कठोर दंड देना। ये राजा हो या उस राजा के कोई ऑफिसर्स हो या मिनिस्टर हो, इनमें ये सब चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है कि गुस्सा का ये 8 फॉर्म सामने ना आए। और कुछ लोग इस 8 को दूसरे तरह से व्याख्या करते हैं कि राज्य के वो 8 चीजें जो बेनिफिशियल है, जो कल्याणकारी है, उपकार करने वाला, जैसे कृषि की डेवलपमेंट करना, कृषि क्षेत्र में इंप्रूवमेंट लाना, व्यापार को बढ़ावा देना, किला ज्यादा से ज्यादा दुर्ग या किला बनाना, सेतु मतलब ब्रिजेस बनाना, जंगली हाथियों को पकड़ना, माइंस पर जो खनी है उस पर अपना कंट्रोल बना के रखना, जिन राजाओं को आपने हराया है उन राजाओं से टैक्स लेना, जो इनहेबिटेटेड जमीन है
ऐसे जमीन जहां लोग नहीं रहते उसको हैबिटेटेड बनाना। किसी भी राज्य की उन्नति के लिए ये 8 चीजें जरूरी है कि आपके वहां खेती को प्रमोट किया जाए, उसको डेवलप किया जाए, वाणिज्य को डेवलप किया जाए, समझ में आया, किला को डेवलप किया जाए, ब्रिजेस को डेवलप किया जाए, जंगली हाथियों को पकड़ा जाए क्योंकि जंगली हाथी खेतीबाड़ी को बर्बाद करते हैं, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय करने वाले मोस्ट ऑफ जंगली हाथी होते हैं, और जंगली हाथियों को पकड़ के उनको ट्रेंड करने से आर्मी में हेल्प मिलता है। माइंस पर कब्जा करना आज भी आप देखते हैं सारे दुनिया में। चाइना जो माइटी बना है वो कैसे बना, अफ्रीका के देशों में भी जाकर के, गरीब देशों में, दुनिया में जहां भी जहां उसको माइंस मिलता है थोड़ा बहुत कर्जा दे के पटा करके वो माइंस को ओन कर देता है। तो जिस देश के पास जितने माइंस को जो ओन करता है खनी, वो उतना उतना बड़ा पावरफुल होता है। इसी तरह जहां लोग नहीं रहते हैं वहां लोगों को बसाना। देखिए चाइना ने भारत के वो हजारों एकड़ जमीन पिछले 70 साल में हजार हजार एकड़ जमीन को कब्जा कर चुका है। वो कौन सी जमीन है जिसमें कोई लोग रहते नहीं थे। जब आपकी बॉर्डर एरिया में, खास करके बॉर्डर एरिया में, सीमा एरिया में अगर हैबिटेट ना हो, लोग नहीं रहते हो, तो शत्रु देश कभी भी उसको ले सकता है, क्योंकि आप 24 घंटे वहां सेना नहीं लगा सकते हैं, फिर लाखों सेना लगानी पड़ेगी। और जो सेना नहीं होते हैं तो फिर कौन बताएगा कि शत्रु देश के लोग अंदर घुसे या नहीं घुसे। तो इसीलिए जरूरी है कि सीमा प्रांत में अपने लोगों को बसाना ये जरूरी होता है, उससे देश की सीमा प्रोटेक्टेड रहता है। तो ये हो गया 8 तरह के आपके उपकार। फिर आता है 3 त्रिवर्ग। राजा का कर्तव्य है कि ये राज्य के ये त्रिवर्ग को साधने में हेल्प करे। धर्म, अर्थ, काम। धर्म क्या है? वर्च्यूज, राइटसनेस। अर्थ क्या है? धन, संपत्ति, प्रॉस्पेरिटी। काम, डिजायर, प्लेजर। पॉलिटिक्स के, गवर्नेंस के 3 गोल होते हैं। क्या? धर्म, अर्थ, काम। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट मेक्स श्योर द धर्म इज सस्टेन्ड। धर्म कैसे सस्टेन्ड होगा? धर्म मतलब रिलीजन नहीं, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज। जो विधि, नियम, कानून, व्यवस्था वो प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड हो, जिससे कि समाज सुरक्षित रहे, प्रोटेक्टेड रहे, कोई चोरी ना हो, बदमाशी ना हो, किसी के साथ बुरा ना हो, हर व्यक्ति अपने काम को ठीक ठीक कर सके। ये धर्म है। इंडिविजुअल लेवल पर भी वही धर्म है। सेंसेस को कंट्रोल करना, माइंड को कंट्रोल करना, बुरे कामों को ना करना, ये धर्म है। और राजा के लिए धर्म क्या है? समाज में नियम, व्यवस्था, शांति बनाए रखना, ये धर्म है। अर्थ, प्रजा खुशी से धन संपत्ति कमा सके, योगक्षेम ठीक ठीक चले। योग क्या है? अप्राप्तस्य प्राप्ति योगः। जो नहीं है उसको पाना। जब आप जॉब करते हैं, जब आप बिजनेस करते हैं, आप क्यों करते हैं? योग के लिए। मतलब योग मतलब वो योग आसन वाला योग नहीं, यहाँ योग के अर्थ होता है जो नहीं है उसको लाना, पैसा कमाना। और उसको क्षेम, क्षेम मतलब जो मेरे पास पैसा है, मैंने 100 रुपए कमाया, $100 कमाया, $50 खर्च किया, $50 को सेव किया, वो जो मैंने सेव किया उसको चोर, डाकू, बदमाश ना लूट ले, वो बर्बाद ना हो जाए, वो डूब ना जाए, ये है क्षेम। तो अर्थ का, प्रजाओं का अर्थ कमाना और उसको सेव रखना, ये दूसरा उद्देश्य है राजनीति का, गवर्नेंस का। तीसरा क्या है? काम। जिसकी जो इच्छाएं हैं, जो खुशी जिसमें मिलती है, खुशी, प्लेजर, उनकी प्लेजर को सेटिस्फेक्शन मिले, वो अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकें, अपनी खुशियों को वो पा सकें। तो 3 चीजें, धर्म, द लॉ ऑफ द लैंड, व्यवस्था, सब सिस्टम बढ़िया रहे। अर्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी हो। काम, लोगों की इच्छाएं, कामनाएं, उनकी खुशी पूरी हो। ये धर्मार्थ काम,
ये तीन चीजों को पूरा करना किसी भी गवर्नमेंट का, स्टेट का काम होता है। ये त्रिवर्ग। और क्या है, हाँ ये लास्ट इंटरेस्टिंग है, ये भी सारी चीजें इंटरेस्टिंग है, आपको सारी नई नई चीजें पता चल रहा है। विद्या तिस्रश्च राघव। और जो तीन तरह की विद्याएं, विद्या मतलब जो लर्निंग, तीन तरह के ज्ञान क्या होता है जो स्टेट के लिए चाहिए, त्रयी, वार्ता एंड दंड। ये तीन विद्याओं का नाम है। त्रयी का मतलब वेद, वार्ता मतलब एग्रीकल्चर और कॉमर्स से रिलेटेड ज्ञान, दंड मतलब लॉ एनफोर्समेंट रिलेटेड ज्ञान। राजाओं को ये तीन ज्ञान होना चाहिए। त्रयी, वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान हो, वेद त्रयी, चार वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। और वार्ता, वार्ता का अर्थ जो कॉमर्स से, एग्रीकल्चर है, पैसा कमाने के जो साधन है, उससे रिलेटेड जो ज्ञान है वो भी होना चाहिए। और तीसरा दंड ज्ञान, लॉ एनफोर्समेंट की जो विधि कानून व्यवस्था है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, लोगों को सजा मिले, अच्छे लोगों को सजा ना मिले, ये सब मेक श्योर करना, ये दंड ज्ञान है। ये तीन तरह के विद्याएं राजा को आनी चाहिए। इंद्रियाणाम जयम बुद्ध्या षाड्गुण्यम दैवमानुषम कृत्यम विंशति वर्गम च तथा प्रकृति मंडलम। और राजा का कर्तव्य है कि वो अपने पांचों इंद्रियों को हमेशा जीत के रखे, कंट्रोल में रखे, और 6 तरह के जो स्ट्रेटेजिक मेजर है उसको ठीक ठीक समझे और इंप्लीमेंट करे बुद्धि से। और दैवम मानुषम, जो 5 तरह के मानवीय समस्याएं हैं, द 5 टाइप्स ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स, एंड 5 तरह के जो दैव समस्या है, 5 तरह के 5 टाइप्स ऑफ नेचुरल प्रॉब्लम्स, उनको ठीक ठीक समझे और हैंडल करने की कोशिश करे। और क्या राजा को करना चाहिए वो भी जाने। विंशति वर्गम, और जो 20 ना ग्रुप ऑफ 20 उसको भी समझे, और प्रकृति मंडल को भी समझा हुआ होना चाहिए। चलिए, इंद्रिय जय तो आप जानते हैं, इंद्रियों को जय करना। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजा अपनी सेंसेस पर कंट्रोल पाए। ठीक है। बुद्धिया षाड्गुण्यम, ये 6 गुण क्या होता है, 6 स्ट्रेटेजिक उपाय या 6 रणनीतिक मेजर होते हैं। उसको कहते हैं संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिभाव, समाश्रय। ये 6 तरह के स्ट्रैटेजीज होते हैं जो शत्रुओं के खिलाफ यूज किया जाता है। संधि, जब कभी कभी शत्रु के साथ फ्रेंडशिप कर लेनी पड़ती है मजबूरन, जब आप हार रहे हो, हारने वाले हो, हारने की नौबत आए, आप शत्रु देश आपसे बहुत ताकतवर हो, तो उससे संधि कर लेने को, जो एक आर्टिफिशियल फ्रेंडशिप कहते हैं, वो जरूरी। ये 1 टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी। सेकेंड टाइप है विग्रह, वार। आपको लड़ाई कब करनी है, लड़ाई तब करनी है जब शत्रु कमजोर हो या शत्रु से आप ताकतवर हो। जब आप कमजोर हो या शत्रु आपसे ताकतवर है तब आपको संधि करनी है। यान, यान कहते हैं जब आप आर्मी को मार्च पर भेजते हो, लड़ाई करने के लिए भेज देते हो, लड़ाई लड़ते नहीं हो। यू जस्ट सेंड द आर्मी टू फाइट, नॉट टू फाइट, जस्ट टू शो दैट माय आर्मी इज मार्चिंग। इसको कहते हैं यान। आसन, आपकी सेना जस्ट वेट करती रहती है अपॉर्चुनिटी को, तैयार है, बट वो लड़ाई नहीं कर रहा है, मार्च भी नहीं कर रहा है, पर वो अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहा है। द्वैधी भाव, कभी कभी स्टेट दोनों उपाय करते हैं, हर तरह के उपाय करते हैं कि शत्रु कंफ्यूज्ड हो जाए। आप लड़ाई के लिए ललकारते हो, सेना को तैयार करते हो, उधर फ्रेंडशिप के लिए आप डायलॉग करते हो, उधर आप अपनी मिलिट्री वेपन से, अस्त्र शस्त्र है उसको बढ़ाते हो, तो शत्रु कंफ्यूज्ड हो जाता है। जब शत्रु कंफ्यूज्ड होता है, सो यू गेट ए लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ शत्रु के ऊपर हावी होने के लिए। और छठा जो स्ट्रैटेजी है समाश्रय, जब ऐसी सिचुएशन होता है कि आप अपने आप को कमजोर पाते हो, तो आप किसी पावरफुल देश का
प्रोटेक्शन चाहते हो कि जब लड़ाई हो, शत्रु के साथ आपकी लड़ाई हो, तो आपके पीछे कोई बड़ा देश खड़ा हो, 2-4 देश खड़े हो। इससे क्या होता है, एक तो शत्रु आपसे लड़ता नहीं है डर के मारे, क्योंकि आपसे लड़ने का मतलब 5-7 देशों के साथ और लड़ना है, और अगर लड़े भी उसको हारना निश्चित हो जाता है, क्योंकि आपके साथ और 5-7 देश होते हैं। अगला है दैव मानुषम। कुछ ह्यूमन प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ ऐसी समस्याएं जो ह्यूमन क्रिएशन होता है, और कुछ समस्याएं होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होता है, जो दैव या प्रकृति के कारण होता है। वो भी हमें पता होना चाहिए, जो राजा को फेस करना पड़ता है। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ दोष जो ड्यू टू द ऑफिसर, जो हमारे अधिकारी हैं, उनके कारण कभी प्रॉब्लम होता है। कभी चोर डाकू क्रिमिनल्स के कारण राज्य में अशांति सृष्टि होती है, कभी शत्रु के कारण अशांति सृष्टि होती है, कभी राजा का कोई अपना हो, कोई साला है, मोस्टली साला लोग बहुत प्रॉब्लम करते हैं, राजाओं के साला, कोई साला हो, बेटा हो, भतीजा हो, भतीजी हो, रानी हो, ऐसे जो राजा के प्रिय लोग हैं, वो भी कभी कभी राज्य के लिए अशांति सृष्टि करते हैं, और कभी कभी राजा का खुद का व्यवहार भी राज्य में अशांति का कारण बनता है। तो ये 5 तो जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स है, जिसके कारण राज्य को अशांति देखना पड़ता है। और 5 ऐसे होते हैं जो नेचुरल प्रॉब्लम्स होते हैं, राज्य को कभी कभी फेस करना पड़ता है। जैसे अभी 2 साल से हर देश फेस करता है पेंडेमिक, है ना। देखिए, अग्नि, जब आग लग जाता है, अब कैलिफोर्निया में जैसे आग लगा ना, फ्लड, जब बाढ़ आता है, सुनामी वगैरह, बीमारी, तो देश में जो बहुत बीमार होते हैं, या राजा या मंत्री लोग बीमार पड़ते हैं, फेमिन, जो दुर्भिक्ष होता है, या एपिडेमिक, जो आपकी संक्रामक रोग होते हैं। ये 5 तरह के नेचुरल कॉजेस हैं, प्राकृतिक कारण है, जिनके कारण राज्य में अशांति होती है। अब 5 तरह के मैन मेड कॉजेस होते हैं। कृत्यम, राजा के कुछ काम है जो राजा को ध्यान रखना चाहिए। और कौन सा राजा का काम है? शत्रु पक्ष से ज्यादा लोगों को अपने तरफ लाना। कैसे शत्रु पक्ष के अच्छे लोगों को अपने तरफ लाए? उनको गिफ्ट दे करके, ललचा करके लाएं। नंबर 2, शत्रु पक्ष के जो सर्वेंट्स हैं, सेवक हैं, जिनको जो किसी कारण से नाखुश हैं, खुश नहीं है, ये दूसरे तरह के लोग होते हैं। तीसरे, ऐसे शत्रु पक्ष के सेवक या नौकर चाकर या अधिकारी जो किसी कारण से ह्यूमिलिएटेड हुए हैं। चौथे तरह के लोग, जो उस शत्रु पक्ष के लोग जो राजा के व्यवहार के कारण राजा से नाराज हैं, और जिन लोगों के साथ राजा ने खराब व्यवहार किया है। शत्रु पक्ष के इस तरह के लोगों को अपने तरफ मिलाने के लिए राजा को हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ये राज्य के वीक पॉइंट्स होते हैं, जिनको शत्रु हमेशा अपने पक्ष में यूज करता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।